हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। बेहतर उत्तर लेखन कैसे करें। यह बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ साथ सिविल सर्विस अभ्यर्थी जो भी होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण समस्या होता है कि उत्तर लेखन को कैसे बेहतर किया जाए। तो उससे संबंधित हम कुछ पक्षों को देखेंगे। यह 71वीं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग जो कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो 72वीं हैं या उससे आगे जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेसिक तौर पर आपको चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि अंक प्राप्त जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग कैसे बेहतर करें। तो आज हम लोग समझेंगे जीएस पेपर 1 और 2। जो पेपर 1 और 2 होता है बीपीएससी में, उसके प्रश्न प्रारूप समझते हुए समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न के नेचर के आधार पर उत्तर प्रारूप आपका कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ देखेंगे समय प्रबंधन कैसे करें इन विषम परिस्थितियों के साथ, जिसमें हम होलिस्टिक सिलेबस की चर्चा करते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और आप जो पढ़ते हैं साल भर 2 साल आप चीज़ें अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल करते हैं, उसके इतर जाकर प्रश्न पूछता है तो आप उस समय कैसे रिएक्ट करें, रियल टाइम में आप प्रश्नों का उत्तर कैसे लिख पाए। इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की आज चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम बहुत सी चीज़ें आप लोग आज बिंदुओं के साथ चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप यह समझ पाइएगा ना कि आप एक परफेक्ट उत्तर लेखन में किन किन बातों को शामिल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से आप बात करिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि जो हम उत्तर लेखन करने वाले हैं या जो हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं, बहुत से बच्चे अभी तक अभ्यास शुरू कर दिए होंगे, बहुत से बच्चे भी सोच रहे होंगे। और कुछ है कि जब मेंस होता है, पीटी का रिजल्ट आ जाता है, मेंस का जब समय आता है उस समय तैयारी करते हैं। तो आपका एक बेहतर उत्तर लेखन कैसे हो इन तीनों परिस्थितियों में, आप जिस भी समय में अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और सभी के अपने अपने कंडीशन होते हैं। कुछ बच्चे जॉब में होते हैं और भी अपने दायित्व के साथ काम कर रहे हो तो अपने अंतिम समय में इसे करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जीएस पेपर 1 और 2 के सभी पक्षों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं जो हमारा जो सीएमएस प्रोग्राम है उसके तहत चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। बेहतर उत्तर लेखन करने से पहले आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या करना है, क्या करें, और क्या नहीं करना या क्या नहीं करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप एक समझ के सोचिएगा कि मैं एकदम जीरो बेस स्टूडेंट हूँ, तैयारी मुझे वहाँ से करनी है। अगर आप पहले से भी मेंस दे रखे हैं आप, या इंटरव्यू दे रखे हों, या आप पहले अटेम्प्ट आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, तो सबसे पहले आप न्यूट्रल होकर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने की पॉइंट के तौर पर इन सब चीज़ों को शामिल कीजिएगा। सबसे पहले अपनी क्षमता का विकास करिए। किस प्रकार का क्षमता? तो सबसे पहले लेखन क्षमता आपका विकास होना चाहिए। अगर आप ये काम कर पा रहे हैं तो आप उत्तर बेहतर लिख पाइएगा। दूसरा, आप में पॉजिटिव थिंकिंग बेस्ड चीज़ों को डेवलप करने की आवश्यकता है। प्रश्न का प्रारूप कैसा भी हो, क्या आप निष्कर्ष के तौर पर पहुंचते पहुंचते पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पा रहे उत्तर में, तो आपका बेहतर उत्तर लेखन सामने उभर कर आएगा। साथ ही साथ क्या आप तुलनात्मक रूप से विषय वस्तु को समझ पा रहे हैं। किसी प्रकार का विषय वस्तु प्रश्न के तौर पर साम पूछा जा रहा है, उसके विषय वस्तु को तुलनात्मक रूप से सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं उत्तर में, तो यह अगर कला आप सीख पा रहे हैं तो आप क्या कर पाएंगे, बेहतर उत्तर लेखन कर पाएंगे। तो ये इन क्षमताओं को है ना डेवलप करने की आवश्यकता है सबसे पहले। दूसरा, न्यूज़पेपर को साथी बनाएं। अब देखिए, पहले यूपीएससी में बात हुआ करती थी तो लोग न्यूज़पेपर को सीरियस लेने लगे, जहाँ पर प्रश्न पेपर से डायरेक्ट पूछे जाने लगे, पेपर के कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे जाने लगे। तो इसी प्रकार बीपीएससी 17वीं में जो मेंस लिया है वहाँ से पेपर बेस्ड टॉपिक को कवर किया गया। आप तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाने की संभावना जब बन जाती है तो आप न्यूज़पेपर को साथी जरूर बनाइए। आप न्यूज़पेपर में ध्यान रखिए, 2 डायलेमा होता है, एक इंग्लिश मीडियम के बच्चों का और एक हिंदी मीडियम के बच्चों का। तो ध्यान रखिएगा, पेपर आप इंग्लिश मीडियम के पेपर को देख रहे हैं या उसके वीडियो एनालिसिस किन्हीं के द्वारा कराया जाता है उनको देख रहे हो, या हिंदी मीडियम के वीडियो एनालिसिस को किन्हीं के द्वारा किया जा रहा है उनको देख रहे हो, तुलनात्मक रूप से आप यह समझने का प्रयास कीजिएगा ना, कोई एक पेपर
कोई एक पेपर अगर आप 1 साल तक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए मैक्सिमम चांसेज है आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि न्यूज़ जो होता है वो लगभग सभी पेपरों में समान होता है। हाँ, उसका एनालिटिक करने का तरीका अलग होगा, प्रस्तुत करने का तरीका अलग होगा, पर आपको चाहिए क्या, वहाँ से टॉपिक चाहिए। क्योंकि पेपर की हर चीज़ें तो आप लिखिएगा नहीं आंसर में ना, क्योंकि यहाँ निर्धारित समय सीमा है। तो आप अपने ही शब्दों में सारी चीज़ों को कवर कीजिएगा ना। तो क्या करना, वहाँ के टॉपिक को कवर करना है, और जो आप लोग को प्रीलिम्स प्लस मेंस के टॉपिक साथ में दिख रहे हैं ना, उसको कवर करने का प्रयास कीजिए। तो न्यूज़पेपर को जब साथी बना लीजिएगा तो आपका कम से कम 50-60% जो सर दर्द है ना वो समाप्त हो जाएगा, या यूँ कहें आप चीज़ों को आसान कर लीजिएगा। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर को साथी बनाइए। इसके लिए आप हिंदी मीडियम में दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जरूर फॉलो कीजिए, जो मैं डीएनए के तौर पर, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के तौर पर कवर भी करता हूँ। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में होगा, उसे देख सकते हैं। तो आप उसे कवर कर सकते हैं, या इंग्लिश में है तो द हिंदू या तो द इंडियन एक्सप्रेस द न्यूज एनालिसिस कराया जा रहा है किन्हीं के द्वारा, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियमित उत्तर लेखन करने की आवश्यकता है। देखिए कुछ बच्चों में समस्या ये होती है ना, उत्तर लेखन का कोई भी कोर्स किसी के द्वारा चलाया जा रहा है, किसी भी संस्थान का, तो वो शामिल हो जाते हैं और उसके बाद अपने अनुसार है ना उत्तर आपको जाके उत्तर लेखन करते हैं। तो यह जो जो प्रवृत्ति है ना खतरनाक होती है। आप नियमित रूप से उत्तर लेखन करिए, यह सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और उस लेखन में जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट सामने आ रहे हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर लेखन में शामिल हो जाए, जो आप किसी भी कोचिंग संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें आप क्या कीजिए, आप शामिल होइए, निश्चित तौर पर शामिल हुई। यहाँ पे एक समयबद्ध तरीके से चीज़ों को कवर कराया जा सकता है। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उनमें यह प्रवृत्ति होगा सेल्फ असिस्टेंटमेंट करने का तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिए जो भी नेगेटिव पॉइंट उससे उभर कर आ रहे हैं उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा, और एक मेंटोर की तलाश जरूर कर लीजिएगा। आपका हो सकता है आपके सीनियर होंगे, आपके कोई कलीग होंगे, आपके घर में ही कोई लोग सेलेक्टेड होंगे, तो मेंटोर के साथ काम जरूर कीजिएगा। नहीं तो समस्या क्या होगा ना कि आप होलिस्टिक चीज़ों को कवर करने से कहीं ना कहीं पीछे हो जाइएगा। आपका ही सेल्फ असेसमेंट आपके लिए खतरनाक कहीं ना हो जाए, यह भी एक प्रवृत्ति बनी रहती है। तो आप यह जरूर शामिल करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है कि माइक्रो नोट्स का अध्ययन जरूर शामिल कीजिए। देखिए जब आप मेंस देने से पहले जब आप तैयारी करते हैं तो हम अपने प्लेटफॉर्म से जितने बच्चों को भी कवर कर रहे हैं या कहीं भी मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे बस बेसिक चीज़ें समझ में आती है कि अंतिम 15 दिन में आपकी तैयारी है ना पूरे 1 साल की हो जानी चाहिए। 1 साल में आप लोगों ने जो पढ़ा है 1-1.5 साल में, पीटी का, मेंस का, मैं बात कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका 15 डे में आप मेंस के पहले चीज़ों को कवर कर ले। तो जैसे 1.5 साल में आपने पढ़ा है क्या, 1 साल में जो भी टॉपिक पढ़ा है मेंस का वो 15 दिन में रिपीट होना चाहिए। तो यह केवल आपको यही करवा सकता है माइक्रो नोट्स, या हम और भी लेवल बढ़ा दे तो क्रिप्स नोट्स की मैं बात करता हूँ। ये नोट्स मैं अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को लगातार अभ्यास कराता हूँ। तो मेरे बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं वो भी उससे अवगत है। तो जो नहीं अवगत है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और जो हमारा संस्थान का जो नंबर है उससे भी बात करके आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि माइक्रो नोट्स कैसे कवर करना है। क्लियर है? तो माइक्रो नोट्स अपने अध्ययन शैली में जरूर शामिल कीजिए। आप केवल किसी भी संस्थान का, मेरा ही संस्थान क्यों ना हो और भी XYZ कोई भी संस्थान क्यों ना हो, केवल नोट्स को लेकर है ना उसको पढ़ने की प्रवृत्ति को समाप्त करिए कि उसके नोट्स को मिल जा रहा है और उसी नोट्स को रट लेते हैं और उसी चीज़ों को कवर कर लेते। नहीं, उससे संबंधित माइक्रो नोट्स आप जरूर बनाइए और उससे अपने अध्ययन को और भी धारदार बनाइए। क्लियर है? आपको यह करना। नेक्स्ट है क्या नहीं करें। तो क्या नहीं करने में सबसे पहले कि निर्धारित आंसर फॉर्मेट से बंधे नहीं। जो आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम किसी भी संस्थान में जुड़ रहे हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ, उनके द्वारा एक मॉडल उत्तर दिया जाता है। तो उस मॉडल उत्तर में आपको है ना अपनी सीमा को बांध नहीं देना है, उससे संबंधित अपने उत्तर को और भी बेहतर करने का प्रयास, उनके उत्तर मॉडल उत्तर में और भी ऐड ऑन क्या हो सकता है,
ऐड ऑन अपने ज्ञान सीमा के साथ, जो भी स्टडी किया है आपने, जो भी सोर्स के साथ, उसके साथ ऐड कीजिए या उसका माइक्रो नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लास्ट 15 दिन में रिवीजन कर पाए। फिर मॉडल आंसर को ही आधार नहीं बनाना है, केवल उसी को आधार नहीं बनाना है मॉडल आंसर। बहुत से बच्चों का ये रिव्यू हो जाता है लास्ट समय में कि जो फॉर्मेट दिया जाता है संस्थानों के द्वारा, उसी को आधार बना लेते, उसी को पत्थर का लकीर समझ लेते हैं, और लास्ट में जब प्रश्न नहीं आता है ना, तो वो एग्ज़ाम हॉल में रियल टाइम पर पैनिक हो जाते हैं, और उसके बाद जो एक बहुत बेहतर अवसर से खो जाते, दूर हो जाते, और अपने हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ दिखता उनको है। तो ध्यान क्या रखना है, मॉडल आंसर को आधार नहीं बनाना, उसमें अपनी बातों को ऐड ऑन करना, अपनी तथ्यों को ऐड ऑन करना है। उसमें तुलनात्मक अध्ययन शैली को लाइए, 2-3 संस्थानों का मैटर आप तुलनात्मक तौर पर अपने क्रिस्प नोट्स में शामिल कर सकते हैं या माइक्रो नोट्स में, ताकि आपके पास समग्र तौर पर चीज़ें अवेलेबल हो। फिर रटत विद्या अर्थात रटने वाली विद्या से दूर रहिए। मुझे कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं, मैं पिछली बार 70 मेंस की ही बात करूं तो एक बच्चे ने मुझे यह बोला कि सर आप आंसर फॉर्मेट जो दे रहे हैं मैं उसको ही रट जा रहा हूँ, उसी से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी विधा आपको लानी नहीं है। प्रश्न के प्रारूप चेंज हो रहे हैं। आप हिस्ट्री वाले पार्ट में, जो जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का जो पार्ट है, उसमें चीज़ें सिलेक्टिव रहती है। हाँ, इसी टॉपिक से आएगा, इसी टॉपिक्स में इस प्रकार के फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं, वो पहले से डिसाइड होते हैं, तो आप इस टॉपिक को कर लीजिएगा। बाकी जितने भी टॉपिक है, वो हिस्ट्री का टॉपिक हो, सॉरी आपको आईआर का टॉपिक हो, पॉलिटी का, साइंस टेक, इको ज्योग्राफी का, ये सब सारे में आपको है ना, आपको आपके तुलनात्मक अध्ययन शैली काम देगी, आपकी बौद्धिक जो क्षमता के आधार पर डेवलप कॉन्सेप्ट है वो काम देगा। तो आपको सबसे पहले यही 2 काम करना है, तभी जाके उत्तर लेखन अंतिम समय में चीज़ें सही हो पाएंगी। नहीं तो समस्या यह होगी ना कि आप एक तीर ले रहे हैं और अंधेरे में वो तीर चला रहे हैं, कोई टारगेट आपका फिक्स नहीं है कि हमको इसी टारगेट पर तीर हमको चलाना है, जिससे है नहीं यहाँ जाके लगे और मैं बीपीएससी में क्लियर करूँ और मैं फाइनल सेलेक्टेड जो लिस्ट होता है उस पीडीएफ में मेरा नाम हो। यह हो ही नहीं पाएगा। पता चलेगा अंधेरा में कहीं तीर मार रहे हैं और चीज़ें, मेहनत तो बहुत कर रहे होंगे इस दौरान, बहुत से बच्चे ऐसे मेहनत करते हैं, पर ये 2 फॉर्मेट आपको अप्लाई नहीं करते अपने लाइफ में, अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान, तो आपको लगता है कि मैं कहीं और ही जा रहा हूँ। फिर होपलेस होकर बहुत सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है जो आपके लिए घातक बनती है। नेक्स्ट है कि हम जब प्रश्न प्रारूप को कैसे समझेंगे, कि हाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो उसके उत्तर कैसे लिखे जाएंगे। उत्तर प्रश्न प्रारूप के तौर पर हम उत्तर कैसे लिखेंगे। हाँ, ये प्रश्न मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम समझे कि हाँ इसमें समीक्षा पूछा है, तो इसमें बेसिक बातें क्या आएंगी, उसके अतिरिक्त तो प्रश्न के आधार पर और भी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। पर समीक्षा पूछा तो इसमें क्या आएगा, परीक्षण पूछ रहा है तो इसमें हम क्या पूछेंगे, परीक्षण पूछ रहा है तो इसमें क्या लिखेंगे, चर्चा करें तो इसमें क्या लिखना है। तो प्रश्न के प्रारूप को जरूर समझने की आवश्यकता है, अन्यथा क्या होगा ना कि आप सभी प्रश्न के उत्तर एक ही फॉर्मेट में लिख कर दे दीजिएगा, तो आपको औसत नंबर मिलेगा या तो आपको बाहर कर दिया जाएगा उस इंटरव्यू वाले जो पीडीएफ आती लिस्ट उसमें से। समस्या क्यों, आपको नंबर ही अच्छा नहीं मिलेगा। तो यह जरूरी है समझना आपको प्रश्न प्रारूप को, कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो सबसे पहले प्रश्न मूल्यांकन करने से संबंधित आपको पूछे जाते हैं अधिकतर प्रश्न। उसके बाद तुलना करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विवेचन या विवेचना या चर्चा करे से संबंधित प्रश्न होंगे। बहुत से प्रश्न जो होंगे लास्ट में जो प्रश्न होगा, मान लीजिए प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है और लास्ट में यहाँ ये टैग लाइन होगा कि मूल्यांकन करे, तुलना करे, विवेचना करे, चर्चा करे, इस तरीके से। तो इसमें प्रश्न प्रारूप क्या होगा अभी आगे डिस्कस में करूंगा। सबका पहले देख लेते क्या फॉर्मेट होता है। विवरण, वर्णन, सूचित, उल्लेख करें, इस प्रकार के भी टैगलाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पष्टीकरण करें, स्पष्ट करें, व्याख्या करें, विस्तार करें, प्रकाश डालें, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। अभी मैं 17वीं बीपीएससी को आधार बना के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करूंगा, कुछ एनालिटिकल प्रश्न और भी अलग से ऐड ऑन करके आपसे चर्चा करूंगा। फिर होगा संपरीक्षण करें, परीक्षण करें, निरीक्षण करें, गुण दोष के साथ विवेचन करें, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही आलोचना करें, समालोचना करें, समीक्षा करें, आपको इस प्रकार से टैग करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परिभाषित करें या परिभाषा दे, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। लास्ट में
तुलना या तुलनात्मक अध्ययन के साथ आपको टैग करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए इतने प्रारूप हैं और भी समय के साथ प्रारूप बनाए जा सकते हैं, तो उसमें हम कैसे काम करेंगे उसको भी देख लेंगे एक नज़र। तो कम से कम इतना अगर फॉर्मेट आपके प्राप्त हो जाएगा, प्रश्न प्रारूप है उसमें क्या क्या हमको चीज़ें शामिल करने जिसके आधार पर उत्तर लेखन हमारा बेहतर हो जाए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और बहुत हद तक अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और मैं यह क्यों कह रहा हूँ ना कि ध्यान रखिएगा, जब आंसर राइटिंग प्रोग्राम करते हैं तो केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल होना बुद्धिमानी नहीं है। कि किसी भी संस्थान का, एज मैं बात करूँ अपने ही संस्थान का, कि आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम बाय कर लीजिए, उसके बाद केवल मैं इधर से उत्तर क्वेश्चन दूँ, आप उधर से उत्तर लिखिए और उसका बस मैं आपको क्या करूँ, रिव्यू करके दे दूँ। ठीक है ना, ऐसे ये ठीक है, ये आप इसमें ऐड ऑन कर सकते, ये सुधार कर सकते, केवल उससे आपका परफेक्ट उत्तर नहीं आएगा अंतिम समय में। आप जब तक उन उत्तरों को ना ग्राउंड लेवल पर या रियल टाइम पर समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पाइएगा। आज ही हमारी टीम गूगल मीट पर, आप इस गूगल मीट पर आंसर रिव्यू से संबंधित बातें की, चर्चा की, तो उसमें समान तौर पर यही सब समस्याएं उभर कर आती है। तो आप इन समस्याओं से अवगत होंगे। चलिए हम भी बात करते हैं। देखिए मूल्यांकन करने से संबंधित आपको एक प्रश्न पूछा गया था 70 बीपीएससी में, जीएस पेपर 1 में। क्या पूछा गया था? भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। देखिए चर्चा करने प्रश्न पूछा। हाल ही में मणिपुर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताएं और वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। देखिए दो टैगलाइन के साथ आपको प्रश्न पूछा गया है। पहला टैगलाइन है चर्चा करें और दूसरा है मूल्यांकन करें। तो दो टैगलाइन है जिसके आधार पर आपको प्रश्न बनाया गया। तो इसमें आपका उत्तर प्रारूप क्या होना चाहिए, आंसर फॉर्मेट में स्टेप क्या अपनाएं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, परिचय तो सभी लिखते हैं, 3 आपको पार्ट रखना है अपने उत्तर का। सबसे पहले परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। और भी संबंधित प्रश्न के आधार पर आपके मुख्य भाग के पार्ट बाय पार्ट बट जाएंगे। क्लियर है? 2 पार्ट तो आपका जरूर होगा, परिचय और निष्कर्ष। उसमें मुख्य भाग में आपके जब भी सब पार्ट बन सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा यह प्रश्न की प्रकृति के आधार पर ही होगा। ऐसा नहीं कि प्रश्न की प्रकृति पूछ ही नहीं रहा और मुख्य भाग डिवाइड आप कर दे रहे हो। तो प्रश्न के प्रकृति के आधार पर ये चेंज होना है। अगर समान तौर पर हम बात कर लें, समान धारणा के तौर पर, अगर इस प्रश्न में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जहां चर्चा करना है, मूल्यांकन करना है, तो आपके परिचय में सर्वप्रथम मूल्यांकन के मापदंड के विषय को परिभाषित करना होगा। अर्थात इस मूल्यांकन का तर्क आप क्या दे रहे हैं, मापदंड क्या दे रहे हैं, इसकी चर्चा करनी होगी। विषय के संदर्भ में चर्चा करनी होगी और उसके परिभाषित करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो समग्र तौर पर सारे प्रश्न के सभी पक्षों को आपको लिखने की आवश्यकता होगी आपको, क्योंकि यह 38 नंबर का प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो 5-6 लाइन में अपना भूमिका लिख रहे हैं, परिचय लिख रहे हैं, उसमें इसको शामिल कीजिए, तभी जाके आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पक्षों को लिखकर आगे बढ़िएगा तो आपका भूमिका अधूरा रह जाएगा। तो सर्वप्रथम मूल्यांकन के मापदंड आप कैसे अपनाएंगे, किस आधार पर इसका मूल्यांकन हो रहा है, उसको शामिल करिए। दूसरा, मुख्य भाग में आपको क्या करना होगा, मुख्य भाग में मापदंडों के आधार के विभिन्न प्रयोगों को प्रस्तुत करना होगा। किन आधारों पर आप इसको वर्गीकरण कर पा रहे हैं या इसका तर्क दे पा रहे हैं। जैसे सकारात्मक पहलू आप अपनाइएगा, लिखिएगा, नकारात्मक पहलू के आधार पर इस प्रश्न का अवलोकन कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा उन पक्षों को शामिल करने का आवश्यकता है। इस स्थिति में मूल्यांकन का हमेशा क्या हो, संतुलित और व्यवहारात्मक प्रयोग होना, बनाए रखना होगा। अर्थात जब आप लास्ट में मूल्यांकन कीजिएगा, निष्कर्ष से पहले परिचय लिख लिए, मुख्य भाग लिखिए, तो जब निष्कर्ष लिख रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ आप जरूर शामिल कीजिए। ठीक है ना, 5, 6, 7 लाइन का पैराग्राफ होना चाहिए। तो उसमें आप मूल्यांकन जो कीजिएगा ना, तो उसमें संतुलित और व्यवहारिक तौर पर तथ्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फिलोसफिकल बातें केवल लिख दीजिए। क्या धरातल पर वो लागू हो पाएंगे, वो जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं? तो सबसे पहले मूल्यांकन करिए, उसके संतुलित रहिए और व्यवहार वाले बातों को लिखिए। उसके निष्कर्ष के तौर पर जो आपने लिखा है, जो भी कंटेंट आपने उत्तर में लिखा है, वो प्रश्न के साथ प्रश्न प्रारूप के साथ क्या हो पा रहा, तालमेल बैठा पा रहा है, निष्कर्ष के तौर पर जरूर लिखिए। तो यह क्या होगा, आपके आंसर फॉर्मेट का स्टेप बेहतर उत्तर की ओर लेकर जाएगा।
अन्यथा भटकते रहिएगा, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। कि मूल्यांकन हमको कहाँ करना है, चर्चा कहाँ करना है, किन तथ्यों को शामिल करना है, किन तथ्यों को छोड़ देना है। प्रश्न मिलेगा, केवल घटनाओं का चर्चा करके आ जाइएगा, घटना क्या है, घटना संबंधित। और बहुत बड़ा ये नहीं है, इस पर मैंने 70 बीपीएससी में 15 डे का टारगेट जो हम लोग बनाए थे, उसमें विभिन्न रूप से, मैं पीडीएफ दिखाऊंगा उससे आप लोगों को, उस पर आपको विस्तृत चर्चा कर रखी थी और मैंने इस पर स्टार भी लगाया था आप लोग इस प्रश्न, इस टॉपिक पर। तो इसको हम लोग देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है तुलना करना है। जैसे प्रश्न आ सकता है, हिमालय पर्वतमाला पश्चिमी घाट की भौगोलिक विशेषताओं की तुलना करें, गांधी नेहरू जी की आर्थिक विचारधाराओं की तुलना करें, जो जीएस पेपर 1 का हिस्टोरी का पार्ट है, विचारधारा का। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल शासन से अंतर स्पष्ट करें और इसकी कार्य प्रणाली की तुलना करें। तो इस प्रकार तुलना वाले टॉपिक में टैग में आपको ध्यान रखना है, परिचय क्या करना, तुलना के विषय की चर्चा करना, तुलना किस विषय पर किया जा रहा है, किस बिंदु पर किया जा रहा है, सबसे पहले परिचय में उसकी चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है मुख्य भाग, तुलना के मापदंड को तय करना होगा, अर्थात तुलना किस आधार पर किया जाएगा, जैसे समानताओं को, विभिन्नताओं के आधार पर, साथ साथ समग्र विश्लेषण के साथ विषय वस्तु को शामिल करना होगा। जैसे कि हम समानता के आधार पर इसका तुलना कर रहे हैं, असमानता के आधार पर, या हम इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव बात कह सकते हैं। इस आधार पर विश्लेषण, समग्र विश्लेषण किस रूप से हो रहा है इसका, यानी विषय जो प्रश्न है उसका समग्र विश्लेषण किस ओर जा रहा है, उसके आधार पर विषय वस्तु को शामिल करना होगा। और निष्कर्ष में पूर्व अपने विचार के प्रश्न की समीक्षा भी कर सकते हैं। जैसे इसमें पूछेगा प्रश्न, देखिए यहाँ पर है कि राष्ट्रपति शासन राज्यपाल शासन में अंतर के स्पष्ट करें और उनकी कार्य प्रणाली की तुलना कर ले। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल शासन क्या है, दोनों एक ही है, अलग अलग है, या दोनों को कॉन्सेप्ट हम एक ही मानते हैं। हालांकि देखिए ध्यान रखिए, उनकी कार्य प्रणाली की तुलना करें। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न केवल आपको शब्दों का जाल खेल देगा और आप समस्या ले, ये क्या प्रश्न पूछ दिया। तो ऐसा नहीं कि प्रश्न गलत है, बहुत से बच्चों को लगेगा भी प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट कहीं अपनाया जाता है, कहीं राज्यपाल शासन बोला या कहीं राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, इसको संदर्भ को समझिएगा। यहाँ केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर नहीं देखना है ना, यहाँ पर समझने का प्रयास किए तो प्रश्न की समीक्षा कर सकते हैं। जब आप परिचय लिख लिए, परिचय मुख्य भाग लिख लिए, और जब यहाँ निष्कर्ष लिख रहे हैं ना, निष्कर्ष जब लिख रहे हैं, इसके बीच जो स्पेस बचा है उसमें आप समीक्षा कीजिए। समीक्षा के तौर पर 2-5 लाइन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में है तो 2-3 लाइन में, लॉन्ग क्वेश्चन है कम 5-6 लाइन में जरूर इसको कवर कीजिए कि आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में इसको समीक्षा कीजिए। आप प्रश्न जो आप उत्तर लिख रहे हैं उसके संदर्भ में और प्रश्न के बीच में तुलनात्मक रूप से क्या समझ पा रहे हैं। अगर वो समीक्षा करके निष्कर्ष लिखते हैं, आगे बढ़ते, तो और भी यह उत्तर प्रखर रूप से सामने आएगा। तो यह आप कला अपना सकते हैं। नेक्स्ट है विवेचना करना, विवेचन करें, चर्चा करें, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जीएस पेपर 1 में पूछा गया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे, चर्चा करें, विवेचन करें या विवेचना करें, तो आपके आंसर फॉर्मेट क्या होना चाहिए। परिचय में आप संक्षेप में विषय की चर्चा करेंगे, और ये 8 नंबर का प्रश्न है तो संक्षेप में ही होना चाहिए। अगर लॉन्ग में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो भी आप संक्षेप में चर्चा करेंगे, 2-3-4-5 लाइन के अंदर इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में तो 2 से 3 लाइन के अंदर। मुख्य भाग में विषय के विभिन्न पहलुओं को फैक्ट और तर्कों के साथ प्रस्तुत करें। जैसे आम आदमी पार्टी के हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता क्यों हो रही है, सबसे पहले इसके संबंधित तर्क दीजिएगा। साथ ही साथ ऐसा क्या घटना घटने वाली है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, कुछ तो आवश्यकता होगा, इससे संबंधित आवश्यकताओं को चर्चा कीजिएगा। साथ साथ बदलाव के पक्ष क्यों देखे जा रहे हैं, क्यों जनता अगर चाह रही है बदलाव के पक्ष को लाना, इससे संबंधित तर्क होंगे, तर्क के साथ उत्तर दीजिए। डाटा फैक्ट होगा, उससे संबंधित चर्चा कर सकते हैं। निष्कर्ष में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है। अब ऐसे प्रश्नों में केवल एक तरफा अपना आकलन नहीं कर देना है कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी थी वो किस प्रकार की कार्यशैली उनकी थी। नेगेटिव हो तो भी आप निष्कर्ष में संतुलित दृष्टिकोण अपनाइएगा। प्रशासक के तौर पर आपसे हमेशा संतुलित दृष्टिकोण
की मांग की जाती है। तो इस प्रकार के नेगेटिव प्रश्नों में, क्योंकि हार हुई है तो इसका मतलब जनता उसको डिनाई किया है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि उसको नेगेटिव व्यू मिला है ना। तो यहाँ पर ध्यान, इस प्रकार के नेगेटिव क्वेश्चन प्रश्न को ध्यान रखिएगा, प्रश्न को आप पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के में बदलने का प्रयास कीजिएगा अंतिम निष्कर्ष के तौर पर। साथ ही इसमें एक नोट जरूर याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न ओपन नेचर के होते हैं या ओपन माइंड के होते हैं। सभी बच्चे इस प्रश्न पर अपनी अपनी राय डेवलप कर लेंगे, अपनी अपनी राय डेवलप कर लेंगे और उसी आधार पर उत्तर लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे का प्रश्न गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये कोई फॉर्मेट में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यह प्रत्येक अभ्यर्थी के अपने अपने बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करेगा और जो कॉपी चेक करते हैं ना उनके बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करेगा। पर ध्यान रखिएगा, अगर इस पाठ को आप शामिल करते हैं तो आप संतुलित रूप से उस स्थान पर पहुंच पाइएगा जहां मध्यम मार्ग कहते हैं हम लोग। मध्यम मार्ग अगर अपना लीजिएगा आपको, आपका उत्तर बेहतर सामने कहलाएगा, वो उस पर नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। अब ध्यान रखिएगा, ओपन नेचर में हमेशा खतरा यह बना रहता है भटकाव का, तो इसको कम करना है। भटकाव कैसे कम होगा, तो इसी तरीके से आप फॉर्मेट को अपनाकर। नेक्स्ट है समग्र विचार, समग्रता के पक्ष के साथ साथ क्या करें, डील करने की जरूरत होगी। आप समग्र विचार रखिए, अर्थात पॉजिटिव इम्पैक्ट रखिए, इसमें समग्रता लाइए, तुलनात्मक रूप से समग्रता लाइए दोनों में, आम आदमी पार्टी और एकजुटता में और गठबंधन की राजनीति में लाइए समग्रता, डील करिए, उसके साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। क्लियर है। इस प्रकार के प्रश्न में नोट दो याद जरूर रखिए, एक दो जो बातें की गई उसको याद रखना है। नेक्स्ट है विवरण, चर्चा, सूचित, उल्लेख करें, इससे संबंधित टैग से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको दो प्रश्न पूछे गए, और भी प्रश्न था जिसमें से दो मैंने निकाला है, ध्यान रखिए। चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसके प्रभाव का क्या है व्याख्या कीजिए। अर्थात वर्णन भी करने बोल रहा है, व्याख्या भी करने कह रहा है। तो ध्यान रखिए इस प्रकार के प्रश्न। साथ ही साथ देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न जो है, वर्णन करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करती है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्न जैसा आपको दिखेगा कि इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ है, एक स्टैंड नेचर इसका है कि हाँ यही नेचर के आधार पर हमको है ना इसका प्रश्न बनाकर आगे बढ़ना है। हम इससे दाएं बाएं नहीं जा सकते, इसका नेचर कल भी ऐसा होगा, आज भी ऐसा होगा और 2 साल बाद भी ऐसा ही होगा। जो स्टैंड नेचर वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा तो उसके साथ प्रश्नों को जैसा दिखेगा तो आप उसकी सबसे पहले चर्चा परिचय के तौर पर उन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे, उसका बेसिक थीम क्या था। क्लियर है। मुख्य भाग में मुख्य प्रश्न के मुख्य डिमांड को फैक्ट के साथ लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे चंपारण नील आंदोलन वर्णन कीजिए, तो चंपारण नील आंदोलन कुछ फैक्ट है, जैसे 3 कठिया व्यवस्था था ना, नीलों का दमन हो रहा था, कारण क्यों हो रहा था, तो इसके लिए कुछ फैक्ट और डाटा है उसके साथ चर्चा करिएगा। वैसे डीएनए फिंगरप्रिंट में तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान कैसे मदद करे, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का कुछ डाटा फैक्ट है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस आधार पर होता है। क्लियर है। तो उस डाटा फैक्ट के साथ लिखने का प्रयास कीजिए, उसके प्रश्न के डिमांड के अनुसार चीज़ों को चेंज करिएगा। फिर निष्कर्ष के तौर पर आप विषय के साथ बनिएगा, विषय का जो थीम है उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, थीम के साथ आप अपने निष्कर्ष को इंड करने का प्रयास कीजिए। यहाँ एक नोट याद रखना है, क्या प्रश्न में जब व्याख्या या अन्य कीवर्ड्स के साथ दिया गया, जैसे यहाँ व्याख्या भी ऐड कर दिया, यहाँ मूल्यांकन कर देता, तो ध्यान रखिएगा तो प्रश्न के डिमांड के अनुसार प्रश्न प्रारूप भी बदल जाएगा। तो मैं जहाँ जहाँ मूल्यांकन और व्याख्या संबंधी चर्चा के उसके भी की पॉइंट्स यहाँ ऐड करने की जरूरत हो जाएगी। अगर केवल वर्णन करने की बात कर देगा, केवल सूचित करने की बात कर देगा, केवल उल्लेख करने की बात होगा तो यह फॉर्मेट आपको अपनाना होगा। पर ध्यान रखिएगा इसके साथ कीवर्ड्स और भी ऐड कर दिया, एक कीवर्ड्स के साथ दूसरा कीवर्ड, तो उसके अनुसार दोनों को कीवर्ड्स को शामिल करिए। उसके बाद समग्र तौर पर क्या करिए, मध्यम मार्ग अपनाइए और उसका उत्तर लिखिए। क्लियर है। नेक्स्ट याद रखना स्पष्टीकरण, स्पष्ट व्याख्या विस्तार करें या प्रकाश डाले संबंधित टैगलाइन से प्रश्न पूछेगा। जैसे बिहार में जाति आधारित जनगणना, यहाँ हालांकि यह सर्वे होना चाहिए था, जनगणना राज्य नहीं कराती है, की आवश्यकता और महत्व का विस्तृत प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
विस्तृत प्रकाश डालिए, विस्तार से चर्चा करिए, महत्व की चर्चा करिए। तो ध्यान रखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर फॉर्मेट के तौर पर क्या अपनाना है, स्पष्ट रूप में प्रश्न से संबंधित अवधारणा शब्द की परिभाषा करते हुए संक्षेप में लिखे। जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व, तो जाति आधारित जनगणना है क्या, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर सकते हैं। क्यों बिहार में इसकी आवश्यकता है, अवधारणा क्यों अपनाई जा रही, इससे संबंधित पक्ष को आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिए मुख्य भाग में याद रखिएगा प्रश्न से पृष्ठभूमि संदर्भ में चर्चा करें, अर्थात उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, संदर्भ क्या रहा, किस आधार पर इसको तवज्जो दिया जा रहा है या इसकी वर्तमान चर्चा हो रही है। तो आवश्यकता देखिए, प्रश्न के संदर्भ में आवश्यकता पूछा तो यही प्रश्न आपको चर्चा करना है। विवरण के तौर पर उदाहरण देते हुए विस्तृत जानकारी देनी है। आवश्यकता क्यों, कुछ उदाहरण के साथ इसकी चर्चा कीजिए, फैक्ट एंड फिगर के साथ चर्चा कीजिए, कुछ केस स्टडी के साथ चर्चा कीजिए कि अवधारणा और महत्व के, जैसे जनजाति सर्वे होगा तो हम सामाजिक आर्थिक रूप से क्या कर पाएंगे, आंकड़ों को इकट्ठित कर पाएंगे, हम योजना बना पाएंगे, हम जो योजना परियोजना का वित्तीय समावेशन कर पाएंगे, वित्तीय अनियमितता जो होती है उसको संतुलित कर पाएंगे, सामाजिक उत्थान के साथ साथ राजनीतिक उत्थान क्रिएट होगा तो वो कैसे होगा, तो सारे तथ्यों को यहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर ध्यान रखिएगा निष्कर्ष के तौर पर इसके समग्र पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आवश्यकता महत्व को एक साथ रेखांकित करते हुए निष्कर्ष में आप पॉजिटिव एस्पेक्ट अपनाइएगा। नेक्स्ट है इसमें एक नोट याद रखना है, क्या है, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ना तो ध्यान रखिएगा सरल तरीके से सरल शब्दों में या अपने शब्दों में प्रयास है करिएगा सुलझाने का या समझाने का प्रयास कीजिएगा। अब कारण क्यों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान रखिएगा जनता से जुड़े प्रश्न होते हैं। अगर लेमैन आदमी को समझा दिए इस प्रकार के टॉपिक को तो आपको नंबर बेहतर मिलेगा कि जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता किस रूप में है। अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको किसी जिले में भेज दिया जाता है या किसी ब्लॉक में भेज दिया जाता है तो वहाँ की जनता को आप कैसे कन्वे कर पाइएगा। इस प्रकार के तकनीक अगर आपको उत्तर लेखन में शामिल कर लीजिएगा तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपको, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतर अच्छा अंक देगा। केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं लीजिए, अव्यवहारिक चीजें नहीं लीजिए जो धरातल पर लागू ही नहीं हो सकता है। लागू होने वाले तथ्यों को लिखने का प्रयास कीजिएगा और सरल शब्दों में, ज़्यादा ताम झाम नहीं, ज़्यादा कठिन शब्द उपयोग नहीं कीजिएगा। हम एआई का प्रयोग कर देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं। सरल तरीके से सरल शब्दों में, अपने शब्दों में इसको कि लेमैन आदमी को समझाया जा सके। अगर इस प्रकार के प्रश्न में अगर ये तकनीक अपनाते तो बहुत उत्तर बेहतर आएगा सामने। क्लियर है, इस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है परीक्षण निरीक्षण करने की बात होगा, गुण दोष की विवेचना करने से संबंधित प्रश्न होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा इस प्रकार से तो आपको आंसर फॉर्मेट क्या अपनाना, उसमें स्टेप क्या अपना सकते। सबसे पहले प्रश्न कुछ देख लेते, जैसे पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका ग्रामीण सशक्तिकरण में कितनी प्रभावी रही है, समालोचनात्मक क्या करे, परीक्षण करे। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, परीक्षण करने की बात कर रहा है। भारत में एक्ट ईस्ट नीति जो हमारी है पूर्वोत्तर भारत के विकास में नई दिशा दी है, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण क्या है, समालोचना पूर्वक परीक्षण करने की बात कर रहा है, समालोचना कर रहा है या पक्ष विपक्ष की बात कर रहा होगा। आर्थिक विकास सामाजिक असमानता को कम नहीं करता, कभी कभी यह उसे बढ़ा देता है। जैसे आर्थिक विकास सामाजिक असमानता को कम नहीं करता, कभी कभी यह क्या करता है, उसे बढ़ा देता है। इस कथन की समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आ जाएगा जहां बोल रहा है समालोचनात्मक पूर्व परीक्षण भी करने बोल रहा है, आपको उसके गुण दोष की भी बात कर दे रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब ही क्या हुआ, इसका पॉजिटिव बात हो रहा होगा, नेगेटिव बात हो रहा होगा, तो इसका गुण ही दोष हुआ ना, गुण दोष हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखें क्या फॉर्मेट अपना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा परिचय में स्पष्ट रूप से प्रश्न से संबंधित अवधारणा शब्द को परिभाषित करते हुए संप्रेषण करें, अर्थात कि पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किस रूप से हो रहा है उसको परिभाषित करना, परिभाषा नहीं लिखना, परिभाषित करना है, अर्थात इसके तुलना क्या संबंध को स्थापित करना है। ध्यान रखिए परिभाषित करने की आवश्यकता होगी कि हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद मुख्य भाग में
प्रश्न की पृष्ठभूमि संदर्भ की चर्चा कर रहा है, अर्थात प्रश्न की समालोचनात्मक परीक्षण कर रहा है, तो उदाहरण देते हुए विस्तृत जानकारी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान रखिए, समालोचनात्मक में आप इसमें क्या कर सकते हैं, दो पार्ट बांट सकते हैं। जैसे ऐसे जो कि मैं आपको आंसर राइटिंग में हमेशा बोलता हूँ, यहाँ गुण की बात करना है, दोष की बात करना है, या इसको दूसरा भी टैग लाइन दे सकते हैं, पक्ष में विपक्ष में। आप इस तरीके से टैग लाइन के साथ अपनी बातों को लिखिएगा। यहाँ पर कुछ कुछ बिंदु होगा प्रश्न से संबंधित, तो आप उसे यहाँ लिख सकते हैं। ध्यान रखिए निष्कर्ष कर पर यहाँ भी सरल और सरल शब्दों में अपने उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में आप धरातल पर क्या उन चीजों को शामिल करा पाएंगे, अर्थात एक प्रशासक के तौर पर ध्यान रखिएगा उस लेमैन को समझा पाएंगे कि पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका ग्रामीण सशक्तिकरण कितनी प्रभावी रही है। तो ग्राम से जुड़े हुए लोगों को ग्रामीण सशक्तिकरण के आधार पर आप समझा पाइएगा, सरल तरीके से ही, सरल शब्दों में ही, अपने शब्दों में ही। तो ध्यान रखिए इस प्रकार के प्रश्नों में भी आपके उत्तर इसी रूप में होने चाहिए। इस तकनीक को जरूर अपनाइएगा, तो आपके उत्तर और भी बेहतर होकर सामने आएंगे। हम नेक्स्ट बात करेंगे आलोचना, समालोचना, संपरीक्षा करे से संबंधित टैग में। यहाँ प्रश्न पूछा गया है 70 बीपीएससी में, कोलिजियम क्या है, यह आलोचना के केंद्र में क्यों है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। अर्थात ध्यान रखिएगा यहाँ समीक्षा विचार व्यक्त कर रहा है, आलोचना करने बोल रहा है, तो यहाँ पर दो टैगलाइन के साथ चीजें सामने आई है। तो ध्यान रखिएगा अपने विचार यहाँ दे रहा है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, प्रश्न के सभी पक्षों को दर्शाना होगा, किस प्रकार के बातें करें। कोलिजियम क्या है, तो इसको परिभाषित करना है, कोलिजियम को परिभाषित करना है कि कोलिजियम है क्या, फर्स्ट जजमेंट, सेकेंड जजमेंट, थर्ड जजमेंट के बाद कोलिजियम कैसे काम कर रहा है उसकी चर्चा करिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है यह आलोचना के केंद्र में क्यों रहता है, इसके सभी पक्षों को लिखने की आवश्यकता है। मुख्य भाग में याद रखिएगा पक्ष विपक्ष में अपने तर्क को जरूर दीजिएगा कि आलोचना क्यों रहा है। तो आलोचना के दो तर्क में, आलोचना में एक पक्ष में है एक विपक्ष में है, तो आप इसको चर्चा कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। सारगर्भित और सम्यक रूप के साथ निष्कर्ष लिखे। अब इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रखिएगा आपके उत्तर में हमेशा जो निष्कर्ष होना चाहिए पॉजिटिव या संतुलित, हम जिसको बोल सकते हैं अंतिम रूप से संतुलित उत्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि ये व्यवस्था गलत हो जाए, नहीं तो न्यायपालिका की संप्रभुता से जुड़ा हुआ प्रश्न सामने आ जाएगा कि आपको अपनी संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। देखिए 1000 डिमेरिट संस्थाओं में होते हैं, उसमें समग्र प्रयास यह होता है ना, तो उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। तो आप सुझाव के तौर पर चीजें स्पष्ट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट है ना उसको क्या करना है, क्रिटिसाइज नहीं कर देना है। तो आप ध्यान रखिएगा संतुलित विचारधारा के साथ निष्कर्ष लिखिएगा। अब इसमें भी ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, एक नोट के तौर पर सरल तरीके से सरल शब्दों में अपने शब्दों को समझाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हमको किसको समझाना, किस व्यक्ति को समझाना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपसे कोई पूछ देगा कोलिजियम क्या है। अगर मान लीजिए जनता में किसी क्षेत्र में जा रहे हैं या कोई अधिकारी आपसे पूछ दिया नहीं, या न्यायपालिका में ये आपकी बातें उभर कर सामने आ गए, तो कोलिजियम क्या है, कोलिजियम से फैक्ट क्या है, तो आलोचना के पक्ष क्या है, ये सब सरल शब्दों में होने चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिभाषित करें, इससे संबंधित प्रश्न पूछ देगा। तो ध्यान रखिए जैसे प्रश्न हो सकता है लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करे और भारतीय संविधान में इसकी प्रासंगिकता बताए, या हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट को परिभाषित करे, या किसी टॉपिक से ही परिभाषा की बात करे, किसी टॉपिक को पूछेगा उसका परिभाषा को स्पष्ट करने बोल देगा, या बोलेगा स्पष्ट कीजिए इसके संदर्भ को। तो ध्यान रखिएगा विचारों और विषय का उल्लेख करें जिनकी तुलना की जा रही है, अर्थात किस विषय के साथ इसकी तुलनात्मक रूप से पूछी जा रही, क्या ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है या इनडायरेक्ट ही प्रश्न पूछ दिया जाए। जैसे हरित गृह प्रभाव को परिभाषित करें, तो हरित गृह प्रभाव है क्या, सबसे पहले ये बताइएगा ना, उसका इफेक्ट किस रूप से सामने आया, उसको परिभाषित करने की आवश्यकता, ये क्यों आवश्यक है, इसके संदर्भ को उत्तर को लिखना होगा। तो यहाँ ध्यान रखें किस विषय के साथ हिडन तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर हिडन छिपे हुए पक्ष को ध्यान रखना, ढूंढना है। ऐसा नहीं कि केवल देख लेना है कि आप प्रश्न पूछा हरित गृह प्रभाव क्या है तो केवल इसी की चर्चा करके आ जाना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यह समझना है कि यहाँ तुलना किस रूप से हो रहा है। जैसे प्रश्न के समय मापदंड की तुलना करना होगा,
अन्य विषयगत समसामयिक तुलना करें। अगर प्रश्न ऐसा ही कुछ पूछ दे परिभाषा में, मान लीजिए ये दो बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया ना, इस प्रकार से अन्य भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। दो को परिभाषित करके तुलना करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अन्य विषयगत समसामयिक तुलना करने की आवश्यकता हो जाए, समानता के पक्ष विभिन्नता के पक्ष को शामिल करने की आवश्यकता हो जाएगी, और विश्लेषण के साथ निष्कर्ष लिखने की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे लोक कल्याणकारी राज्य को यहाँ पर क्या करना है, आपको विषयगत रूप से क्या इसमें शामिल हो सकता है, भारतीय संविधान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो इसके समसामयिक तुलना करनी होगी आपको। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, हिडन पार्ट को ढूंढिएगा, यहाँ छिपे हुए पार्ट को, हिडन पार्ट को यहाँ पर ढूंढने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ हिडन पार्ट क्या है, आपको इस प्रकार से प्रश्न को परिभाषित करने वाले टॉपिक से ढूंढना होगा, तो आप इस तरीके से बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। और लास्ट में ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक अध्ययन पूछे तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या हो सकता है, जैसे भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की संरचना और शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करें। दो तथ्यों से, दो विषयों से, दो पक्षों से आपसे तुलना करने का प्रश्न पूछ सकता है। जैसे नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका अमेरिकी न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्तियों की तुलनात्मक अध्ययन करें। और मैं ये क्लास में कितनी दफा आप लोगों को बता रखा है, ब्रिटिश मॉडल और ब्रिटिश मॉडल, अमेरिकन मॉडल और भारतीय मॉडल, इंडियन मॉडल न्यायपालिका में। तो इसके संबंध में तुलनात्मक अध्ययन पूछ रहा है। सार्क और आसियान की संरचना, उद्देश्य, प्रगति की तुलनात्मक अध्ययन करने की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे तो प्रश्न के सभी पक्षों को दर्शाना होगा। जो पार्ट यहाँ पूछा जा रहा है, सभी पार्टों को परिचय में आपको शॉर्ट में बताना होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है 2 से 3 लाइन में आपको चीज़ों का स्पष्ट करनी होगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो 5 से 6 लाइनों में कवर करनी है, ताकि आपका परिचय क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। मुख्य भाग में याद रखिएगा, मुख्य मांग के पक्ष विपक्ष के तर्कों को जरूर शामिल कीजिए। आप भारतीय न्यायपालिका और ब्रिटिश अमेरिकी न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता का प्रवृत्तियों को कैसे देख रहे हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं पक्ष विपक्ष के तौर पर। आप अमेरिकी मॉडल को बेहतर समझ रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था को, या इंडियन मॉडल को, तो आपको यहाँ तुलना पक्ष विपक्ष के साथ तर्क के साथ उत्तर देना होगा। निष्कर्ष के तौर पर याद रखना, सारगर्भित और सम्यक रूप से अपने निष्कर्ष को लिखना होगा, अर्थात संतुलित तौर पर। यहाँ हम ब्रिटिश मॉडल और अमेरिकन मॉडल और इंडियन मॉडल, तीनों मॉडल का क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम किस मॉडल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इंडियन मॉडल दोनों मॉडल को लेकर चलता है, तो क्या करना है, हम समग्र तौर पर इस तथ्य को लिख सकते हैं, तथ्य और डाटा के फैक्ट के साथ कुछ उदाहरण दे देंगे, कुछ संशोधन कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, सरल तर्कों पर सरल शब्दों में इसको उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि बनावटी दिखे। हाँ, धरातल पर ये क्या लागू हो रहा है, तो बिल्कुल लागू हो रहा है। आप इसके आधार पर केस बता सकते हैं। सार्क आसियान की संरचना, उद्देश्य, प्रगति में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो बेसिक चीजों को सामने लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बातें ऐसी हो जाएंगे जिसके आधार पर हम विसंगतियों को जन्म दे दें। तो इस तरीके से चीजों को आप प्रयास कीजिएगा, उत्तर मॉडल बेहतर हो जाएगा। कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट है ना, अपने आप में एक वृहद कॉन्सेप्ट है। इसको आप किसी फ्रेमिंग में बांधने से पहले ध्यान रखिएगा, स्वयं को है ना संतुलित करने का प्रयास करें। जब आप स्वयं को संतुलित कर लीजिएगा ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। तो क्या करना है, जैसे आपके पास प्लानिंग एक होनी चाहिए, ठीक है ना, टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, गोल आपके पास होने चाहिए, प्रोडक्टिविटी आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप में से बहुत से फार्मूले ऐड होते हैं जिसके आधार पर टाइम मैनेजमेंट होता है। एक कोई लकीर नहीं है, जब हम इसको है ना यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक पहुँच जाए तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपके समग्र जीवन यापन में गोल आपके क्या है, आपके प्लानिंग क्या है, आप किस सिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं, टेक्निक आप किस रूप से अपनाना चाहते हैं, मेथड आपका क्या है, कंट्रोल कैसे आप स्वयं अपनाए हुए हैं अपने अध्ययन शैली में, स्किल आपके कैसे डेवलप हैं, टास्क आप कैसे पूरे कर रहे हैं, आप जो है मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, प्रोसेस कैसे कर पा रहे हैं, आप शेड्यूलिंग कैसे कर पा रहे हैं अपने जीवन यापन का या अध्ययन शैली का। इस प्रकार के अनेक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर एक टाइम मैनेजमेंट तय कर पाएगा, उसी आधार पर आप टाइम को मैनेज कर पाइए। नहीं तो पता चला एक लाइन आप बना के, केवल टाइम टेबल बना के आप है ना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको संतुलित रूप से चीज़ों को कवर करना होगा, जिसके आधार पर हम
क्या कर सकते, न्यूनतम चीजें कर सकते, जैसे निर्धारित टाइम टेबल बना सकते हैं जिसके आधार पर आप समयबद्ध रूप से आप में एकाग्रता लाई जा सके और कार्य के प्रति ईमानदारी लाया जा सके। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं हम तैयारी करेंगे, बिल्कुल तैयारी शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनका है ना दबाव में या अन्य कारणों से अपनी ईमानदारी खो जाते हैं जब तैयारी करना शुरू करते हैं एग्जाम का। तो ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट एक समग्र प्रयास है जो अंतिम समय तक चलता रहता है। आप जब वृहद प्रयास कीजिएगा, बार बार प्रयास कीजिएगा लिखने का, पढ़ने का, अपने क्रिस्प नोट्स माइक्रो नोट्स को बना के रिविजन करने का, तो समय क्या होता है ना, किसी टॉपिक को पहले दिन पढ़ करने का प्रयास कीजिएगा ना, तो मान लीजिए 1 आवर लग रहा, उसी टॉपिक को जब दोबारा आते हैं तो आपको क्या लगेगा, 45 मिनट लगेगा। जब उसी टॉपिक को लगातार करते तो 30 मिनट लगेगा। जब उसी टॉपिक को आते तो 15 मिनट लगेगा। फिर उसी टॉपिक को अगली स्टेप में जाते तो आपको क्या लगेगा, 5 मिनट लगेगा। और एक समय आएगा कि आपको समय ही नहीं लगेगा, टॉपिक को आपको रिवीजन बार बार होता रहेगा, देखते रहिएगा, चलते बनिएगा। तो इस तरह टाइम मैनेज कर पाइएगा। जब उत्तर लेखन कीजिएगा तो यही फॉर्मेट काम कर सकता है। किसी टॉपिक पर आपने कितनी बार प्रैक्टिस करके गए हैं, जैसे ही प्रश्न देखे उत्तर लिखना शुरू कर दिए। आपको वहाँ कोई नए प्रकार का फॉर्मेट नहीं बनाने की आवश्यकता होगी, कोई फॉर्मेट के आधार पर उत्तर के प्रारूप को चेंज करने की आवश्यकता है। जितना मैंने अभी फॉर्मेट बताया उस आधार पर आपको चीज़ें पता है कि हमें इसमें क्या क्या लिखना है, तो आप तुरंत प्रश्न देखेंगे, उसमें टैग लाइन देखेंगे, उत्तर लिखना शुरू कर देंगे, तो आपका टाइम बच पाएगा। और यही 2-2 मिनट अगर बचा लेते हैं तो प्रश्न की संख्या के आधार पर 15 से 20 मिनट अतिरिक्त बचा लीजिएगा। जब आपको ये पता पहले से होगा हमको आंसर फॉर्मेट कैसे लिखना है, उस पर नियमित काम करने का प्रयास करिए। जो मैंने अभी बोला उस पर नियमित, जैसे एक टाइम टेबल बनाकर मंडे में हमको इतना टॉपिक कवर करना है, तो उससे संबंधित माइक्रो नोट्स, क्रिप्स नोट्स के साथ अध्ययन शैली में शामिल करिएगा, विकसित करिएगा, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बचना शुरू, टाइम मैनेजमेंट कर पाइएगा, समय बचा पाइएगा, बहुत से टॉपिक रिवीजन बार बार हो पाए, प्री मोड और मिड मोड दोनों आप कवर कर पाइएगा। साथ ही साथ आप टाइम टेबल के साथ अपनी चीज़ों को, टारगेट चीज़ों को कवर कर पाइएगा। ध्यान रखिएगा, जब तक आप ये शैली नहीं डेवलप कर पाइएगा तो आप एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा। आपको यह कोई चूरन नहीं दे सकता है ना जो एग्ज़ाम से पहले कि आप ये सब चीज़ नहीं कीजिए और एग्ज़ाम के दिन आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, या आप उत्तर लेखन कर रहे हैं उस दौरान आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। यह डेली आप स्वयं को आपको तराशिएगा, यहाँ पर घिसिएगा, तभी जाके हीरा बन के चमक पाइएगा। ध्यान रखिएगा, मैं सिंपल लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ, नहीं तो जो लोगों को यह भ्रम है कि हम टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले लिखने के दौरान, तो आप लोग भ्रम में हैं, उसको सुधार कीजिए। उसमें आप निर्धारित टाइम टेबल बनाकर उस पर काम कीजिए और नियमित काम करना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाना है। उसके बाद माइक्रो नोट्स, क्रिप्स नोट्स बनाकर उसका अध्ययन शैली में शामिल कीजिए। तो समय बचाने का विभिन्न तकनीक हो सकता है आपके पास, उस तकनीक को डेवलप कीजिए। नेक्स्ट है, इसी में ध्यान रखिए कठिन प्रश्नों को कैसे लिखें। तो ध्यान रखिएगा, जब आप लगातार प्रयास करते हैं उसके बावजूद भी आप प्रश्न एग्जाम हॉल में रियल टाइम पर प्रश्न की प्रकृति के आधार पर उत्तर नहीं लिख पाते, तो आपको लगता है कठिन प्रश्न है, पर ध्यान रखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको उनको इजी लगता है। क्यों लगता है, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, इसको आधार पर समझिएगा। क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा तोप नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको सही खांचे में सही प्रारूप के आधार पर बैठाने की कला है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या आपका ये खांचा है आपके पास है, ध्यान रखिएगा, ये जो खांचा में चर्चा कर रहा है, ये जो आकृति देख रहे हैं, क्या ये आपके पास तकनीक है? अगर है तो कठिन प्रश्नों का उत्तर दे पाइएगा आप बेहतर। कैसे कि उसके लिए कुछ है ना, आपके पास बेसिक चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बातें करनी आनी चाहिए, उसमें उत्तर लेखन करनी आनी चाहिए, डाटा फैक्ट आपके पास वो होनी चाहिए उस टॉपिक से संबंधित। अगर इस प्रकार के बेसिक है आप चीज़ें करके रखें तो उसका उत्तर लिख पाइएगा। जहाँ कुछ नंबर नहीं मिल रहे हैं उन कठिन प्रश्नों में भी आप औसत लिख के उत्तर बेहतर लिख पाइए, क्योंकि अधिकतर बच्चों के पास ये कला होगा ही नहीं और वो केवल हम लोग सिखा पाते हैं। अब क्यों मैं बता रहा हूँ, अब इससे अंतिम तक पहुँच गए, वीडियो देखे होंगे तो आप 5 मिनट और वेट कीजिएगा, मैं समझाऊंगा इसको कैसे आप सीख सकते हैं। और ये 70 में बहुत से बच्चों ने अप्लाई करके आया है,
क्योंकि जो प्रश्न गेस करके दिया गया था सभी संस्थानों के द्वारा, या प्रश्न का प्रारूप जिस रूप से था, केवल उसके आधार पर उत्तर नहीं लिखा जा सकता। बच्चों का जिस प्रकार से रिव्यू आया उस आधार पर ये चीज़ें निश्चित की जा सकती, कही जा सकती। कठिन प्रश्नों का अभ्यास तभी, उत्तर तभी लिख सकते हैं जब अभ्यास आपका उच्च हुआ हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, युक्ति आईएएस का टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर फाइल सेगमेंट में जाइएगा और वहाँ पर देखिए फाइल है 71st बीपीएससी के नाम से, प्रीलिम्स और मेंस स्ट्रेटजी में, ठीक है। उसमें जाके आप है ना वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ पर पीडीएफ में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। और दूसरा एक वीडियो या एक पीडीएफ यहाँ है 70 बीपीएससी मेन समाधान सीरीज, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस मेन सीरीज को जाके 2 पीडीएफ ओपन करके देखिएगा, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तैयारी कैसे करनी है और तैयारी किस रूप में ही होनी चाहिए, इसी रूप में तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ते रहिएगा, बार बार लिखते रहिएगा, पैसे लोग छापते रहेंगे। मैं क्लियर कट टू बात करूँ तो अब इसी पीडीएफ को मैं खोल के दिखाता हूँ ओपन करके, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे इसका आपको लेना है। देखिए पीडीएफ ओपन हुआ होगा, देख रहे होंगे आप लोग। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। इस पीडीएफ को देखिए, उसके बाद आप चीज़ों को अध्ययन कीजिएगा। 70 बीपीएससी के दौरान हमने अपने बच्चों को क्या दिया था। देखिए किसी भी टॉपिक पर आपको ऐसे के पार्ट में मुहावरे, उससे संबंधित बहुत से मुहावरे के शाब्दिक अर्थ बता के आगे बढ़े थे, ताकि भोजपुरी में मुहावरे आए, लोकोक्ति आए तो इस पर आप चर्चा कर पाइएगा। मगही मुहावरे और लोकोक्ति आए तो वहाँ से कुछ लोकोक्तियों का तर्क आप समझ पाइएगा, इस पर मैंने डिस्कशन भी कराया था। साथ ही साथ ध्यान रखिए मैथिली मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शाब्दिक अर्थ दिए गए थे, जिसके आधार पर आप आकलन कर पाइएगा। प्रश्न आएगा तो इसकी व्याख्या आप शाब्दिक अर्थ को समझ के कर पाइएगा। इस पर अंगिका मुहावरे, लोकोक्तियाँ तो आपको यहाँ पर भी दिया गया था। इस प्रकार से जो बिहार में प्रचलित है वज्जिका मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो जो भी क्षेत्रीय लोकोक्तियाँ प्रचलित थी उसके सारे आपको पहले से करा के दिए गए थे। सेकेंड पार्ट जो आपको थर्ड पार्ट ऐसे का होता है। निबंध लेखन संबंधी महत्वपूर्ण आपको क्या इंपॉर्टेंट कोड दिया गया था, जैसे महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इसी तरह बहुत से व्यक्तियों का दिया गया था, जिसके आधार पर आप कोड से भी चीज़ों को लिख सकते हैं, जिसके आधार पर आपका उत्तर लेखन और भी बेहतर हो। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त क्या दिया गया था, विश्व प्रमुख उद्धरण, अर्थात विश्व के प्रमुख व्यक्तित्व का भी आपको कोड दिया गया, जिसमें अरस्तु, इब्राहिम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल, मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे, थियोडोर रूजवेल्ट, कन्फ्यूशियस, स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा, एलोन मस्क, इस प्रकार जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके भी महत्वपूर्ण कोड दिए गए थे कि आप ऐसे में आप इसका यूज कर पाए, ताकि आप बेहतर उत्तर लिखन लिख पाए। महिलाओं विषय से संबंधित कोड दिया गया था, जैसे महिला उत्थान से जुड़े उदाहरण थे, कोड थे, आप इसका उपयोग कर सकते थे इस प्रकार से। और महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों, जैसे महिला उत्थान से, सशक्तिकरण से भी हो सकता, महिला आत्मनिर्भरता, महिला शक्ति से संबंधित कोड था, महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता से जुड़े कोड दिए गए थे, महिला शिक्षा आत्मनिर्भरता से जुड़े कोड दिए गए थे। तो ये सब पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके वहाँ आप पंखा देख कर या ऊपर का छत देख कर ना उस समय आपको याद करना है, ये सब पहले से याद होने चाहिए, इस पर बार बार रिविजन होना चाहिए। इस तरीके से गरीबी के संदर्भ में उदाहरण आपको दिया गया था, शिक्षा सम गरीबी से जुड़े आपको कोड दिए गए थे, गरीबी मेहनत और सफलता से जुड़े उदाहरण दिए थे, गरीबी समाज से जुड़े कोड दिए गए थे। इस तरीके से पहले से गरीबी से टॉपिक आपको उदाहरण दे दिए, ताकि ऐसे में आप इसका उपयोग कर पाए और इस तरीके से आप चीज़ों को कवर कर। बेरोजगारी से संबंधित कोड कुछ था, अगर प्रश्न पूछ देता बेरोजगारी से संबंधित कुछ ऐसे का पार्ट आ जाता तो आप वहाँ उत्तर लिख पाते। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन का भी होगा, देखिएगा विकास होगा, इसी तरीके बहुत से टॉपिक पर मैंने चर्चा। देखिए जलवायु परिवर्तन से प्रश्न पूछा था ना, जलवायु परिवर्तन से ऐसे में, तो ये सब कोड यूज कर पाते आप। जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रेरणादायक उदाहरण बराक ओबामा का, लियोनार्डो डिक्रेपियो का, दलाई लामा का, उसी में ग्रेटा थनबर्ग का। जलवायु परिवर्तन हमारा भविष्य क्या, उससे संबंधित कोड दिया गया था। इस तरीके से आप बहुत से
टॉपिक का यूज कर सकते थे। आप जब तक नहीं लिखिएगा कोड उदाहरण, आप बेहतर नहीं लिख पाइएगा, केस स्टडी बेहतर नहीं लिखिएगा, तो आप ऐसे में अंक नहीं प्राप्त कर पाइएगा। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस कराया था। उसके बाद प्रसिद्ध दोहे और उनका अर्थ भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया था कि आप प्रसिद्ध दोहे और आप उसका अर्थ का संदर्भ समझकर आप अपना टॉपिक में इसको शामिल कर लीजिए। जैसे तुलसीदास के दोहे, आपको इसी तरीके से संत कबीर के प्रसिद्ध दोहे थे, आपको शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है रहीम प्रसिद्ध के दोहे दिए गए थे। आप सूरदास, दादू दयाल, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिद्धिनकर, हरिवंश राय बच्चन जी का आपको दिया गया था। सोहन लाल द्विवेदी जी का आपको दोहे और उसका अर्थ बताकर दिया गया था तर्क, आपको सारी चीजें समझ आई गई थी। सुमित्रा नंदन पंत का आपको दिया गया था दोहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का दोहा दिया गया था, उसका अर्थ समझा दिया ताकि आवश्यकता के आधार पर इसका उपयोग कर सके। आप इसको तैयारी दिया गया था, आप इस तरीके से चीजों को कर सकते थे। उसके बाद हमने डीएनए में आपको बहुत से टॉपिक को कवर कराया था, जहां पर आप चीजों को कवर कर पाते। ये सब पहले ही हमने करा रखा था। अब उसके बाद डे 15 के प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने टॉपिक शामिल किया, जिसके आधार पर हम लोग 15 डे के प्रोग्राम में ही सारी चीजें कवर किया था आपको लास्ट डे में। और यही सबसे बेनिफिशियरी रहा उस दौरान, जो बच्चे इनको करके गए, जिसमें प्रश्नों का अभ्यास किए। मान लीजिए पहला डे हम लोग प्रश्न किए थे प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीएसपी, मूल कर्तव्य, संविधानवाद, संघवाद, संसदीय व्यवस्था, नियंत्रक, महालेखा परीक्षा। तो मैंने यहाँ स्टार के साथ टॉपिक में आपको सारी चीजें कवर कराया था, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मान लीजिए इसमें आपने 2 क्वेश्चन प्रस्तावना पर चर्चा किया और उस पर डिस्कशन गूगल मीट पर कराया था। मूल अधिकार आपको डबल स्टार मैंने करके दिया था, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन शॉर्ट में और लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए आप ध्यान रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिवीजन कराया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आपको क्वेश्चन डिस्कशन कराया था। मूल कर्तव्य की बात करें, इसी तरह संविधानवाद से प्रश्न में आपको स्टार दिया था। यहाँ से प्रश्न आपको ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पर रिवीजन कराया था। संघवाद और संसदीय व्यवस्था पर आपको मैंने आपको देखिए कितने क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 4 और लॉन्ग क्वेश्चन कितना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन पर रिवीजन का। इसी तरह सभी टॉपिक पर, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक पर। तो हमने क्या किया, टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन के विभिन्न पक्षों के साथ आपको गूगल मीट में एनालिसिस करवाया था, ताकि आप विभिन्न डायग्राम को समझ पाए। प्रश्न का किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कोई नहीं जानता, पर इतने प्रश्नों का जब आप डे वाइज टॉपिक कवर कर लीजिएगा, इस पीडीएफ को आप लोग अच्छे से देखिएगा, 114 पेज का पीडीएफ होगा। और यह सभी टॉपिक पर आपको ना विभिन्न क्वेश्चनों के साथ अभ्यास कराया गया था। जैसे राष्ट्रपति का क्वेश्चन था तो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, करंट इवेंट उनके द्वारा कौन कौन सा आयोजित किए, जो राष्ट्रपति का से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इवेंट्स है। तो आपको इस प्रकार से चीजों को कवर कराया। तो यही शैली आपको अपनानी है। अगर ये शैली के साथ आप उत्तर अध्ययन कर रहे हैं तो आप बेहतर चीजों को कवर कर पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। तो यही शैली आपको अपनानी है अपने समग्र अध्ययन जो आपका साल में रहेगा उसमें। इसके साथ साथ आपको क्या और करना है, देखिए इसके साथ साथ हम लोग क्या कराते हैं, इसके साथ आप लोगों को बहुत सी चीजें कराई गई है, जिसको आपको देख, हम लोग 71 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर इच्छुक बच्चे हैं तो पंचतत्व सीरीज में शामिल होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको दिया गया नंबर, इसके लिए डे वाइज हम लोग प्रोग्राम बनाए हुए हैं, इसके आधार पर चीज़ें कवर की जाती है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आपको निर्धारित टॉपिक के आधार पर जितने प्रश्न एमसीक्यू दिए गए हैं वो प्रीलिम्स के टेस्ट के आधार पर होंगे, मेंस और टेस्ट के 2 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको डेली कराए जाते हैं। तो आप इसको शामिल हो सकते हैं। तो अपने उत्तर को प्रवाह प्रीलिम्स सीरीज आपको चलाया गया, जिसमें आपको टॉपिक दिया गया है, उसके आधार पर क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, आपको समग्र अध्ययन के तौर पर प्रवाह आपको 71 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स सीरीज लेकर आया है। तो आप यहाँ भी शामिल हो सकते हैं अपना अध्ययन। मेंस स्ट्रेटजी सीएमएस प्रोग्राम है, आपको कंप्लीट मेंस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग एसए के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जियो और इकोनॉमी के, साइंस टेक, करंट आईआर और डाटा इंटरप्रिटेशन के आपके क्वेश्चन 24 टेस्ट आपको एसए और डीआई के, और बाकी 10 क्वेश्चन 12 टेस्ट की बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, आपको यहाँ पर शामिल किए गए। इस तरीके से आप चीज़ों को जुड़ सकते हैं, हमसे काम कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम और भी बेहतर चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या दिए गए नंबर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सारी समस्या आपका समाधान हो पाया होगा। वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी प्रयास करेंगे आप बेहतर चीज़ों को सीखने के लिए समय जरूर दें। क्लियर है? धन्यवाद, जय हिंद।